डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो आइए आज हम लोग विनिर्माण उद्योग की अगली क्लास शुरू करते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग इस क्लास का दूसरा पार्ट देख चुके होंगे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था विनिर्माण उद्योगों के प्रकार क्या हैं। विनिर्माण उद्योगों के प्रकार क्या हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने कल की क्लास में पढ़ा होगा कि हमने पढ़ा था विनिर्माण उद्योग कितने प्रकार के होते हैं और विभिन्न आधार पर हमने विभिन्न प्रकारों की व्याख्या भी की थी और उनमें अंतर भी हमने देखा था, जिसमें मैंने कहा था कि हमारे सिलेबस में इनमें से दो अंतर हैं। एक जो कृषि आधारित है और खनिज आधारित है, ये दोनों हमारे सिलेबस में है। तो आज हम इन्हीं का अध्ययन करेंगे। जो कृषि आधारित और खनिज आधारित विनिर्माण उद्योग हमारे सिलेबस में हैं वो कौन कौन से हैं और उनके महत्वपूर्ण फैक्ट क्या क्या हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, कृषि आधारित उद्योगों में हमने बहुत सारी बातों का अध्ययन किया हुआ था, जिसमें हमने देखा था कि कृषि आधारित उद्योग में कौन आता है। चाय आता है, काफ़ी आता है, रबड़ आता है, जूट का आता है, चीनी का आता है, कागज़ का आता है, ठीक है ना। इन चीज़ों को हमने देखा था। वस्त्र का आता है, वस्त्र उद्योग आता है, ये सब बातें हमारे में आती हैं, ठीक है। उसके बाद खनिज में हमने क्या देखा था। खनिज में आता है लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात के बाद आपका जो उर्वरक उद्योग था, आपका रसायन उद्योग था, उसके बाद आपका एल्यूमिनियम उद्योग था, आपका तांबा उद्योग था, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग था। ये सब आपके खनिज आधारित उद्योग में आते हैं, ठीक है ना। तो हम इन्हीं का अध्ययन आज विस्तार पूर्वक इस क्लास में करने वाले हैं, जो आपके पेपर में प्रकार के रूप में पूछे जा सकते हैं। उतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या पूछे जा सकते हैं कि खनिज आधारित कुछ उद्योगों का वर्णन कीजिए या कृषि आधारित कुछ उद्योगों का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो देख लीजिए आज की क्लास का आपका सिलेबस क्या क्या है, जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया सिलेबस है। तो देखिए आपके सिलेबस में कौन कौन सा है। कृषि आधारित उद्योग है, जिसमें आपको वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र और पटसन का देखने को मिलेगा। फिर आपको चीनी उद्योग देखने को मिलेगा। फिर खनिज आधारित उद्योगों में आपको लौह इस्पात उद्योग देखने को मिलेगा। फिर एल्यूमिनियम का देखने को मिलेगा, रसायन देखने को मिलेगा, फिर उर्वरक देखने को मिलेगा और मोटर गाड़ी देखने को मिलेगा। फिर सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग इतना अध्ययन करेंगे और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ये औद्योगिक प्रदूषण क्या है और इससे पर्यावरण का निम्नीकरण कैसे हो रहा है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। और इसको रोकने के उपाय क्या है। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि आप में हिंदी के प्रदूषण समस्या पर जो निबंध आता है आप इससे वहाँ को भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर आप इस बात को लिख सकते हैं और आपके 9 नंबर फिक्स हो जाएंगे। याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। देखा जाए कि आज की क्लास का सबसे पहला टॉपिक क्या है। तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला टॉपिक है वस्त्र उद्योग। क्या है? वस्त्र उद्योग। तो देखिए वस्त्र उद्योग के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है औद्योगिक उत्पादन में इसका योगदान 14% है। उसके बाद क्या कह रहा है कि यह देश में एकमात्र ऐसा उद्योग है जो आत्मनिर्भर और मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। मतलब ये ऐसा उद्योग है जो आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर का मतलब इसको कोई भी सामान बाहर से नहीं मंगवाना पड़ता है। कोई भी सामान बाहर से नहीं मंगवाना पड़ता है, इसीलिए इसे आत्मनिर्भर कहा गया है। तो वस्त्र उद्योग में भारत आत्मनिर्भर है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अर्थात यहाँ की जो प्रत्येक वस्तु है वो भारत में ही उत्पन्न की जाती है। मतलब वस्त्र उद्योग में लगने वाला जो कच्चा माल है वो भारत में ही उत्पादित किया जाता है। देखिए जरा कैसे होता है, वस्त्र का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले जो आपका वस्त्र बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है वो रेशा से शुरू होती है। तो रेशा सबसे पहले निकाला जाता है। उसके बाद रेशे की धुनाई और कताई की जाती है, जिसे आप लोग जैसे गांधी जी चरखा काटते थे ना, तो वही कताई होती है इसकी। चरखा काटने से बनता है आपका सूत। क्या बनता है? सूत। फिर उस सूत की बुनाई करके कपड़ा बनाया जाता है। सूत की बुनाई करके कपड़ा बनाया जाता है, जिसे आप लोग सूती कपड़ा भी कहते हैं, ठीक है। और फिर उस बुनाई करके प्राप्त कपड़े का रंगाई कर दिया जाता है और उसका परिष्करण कर दिया जाता है। मतलब उसको साफ सफाई करके उसकी चमक दे दी जाती है उसको, जिससे बढ़िया वस्त्र बन जाता है। जिससे बढ़िया वस्त्र बन जाता है उसे ही हम वस्त्र या गारमेंट
कहते हैं। तो अगर आप वस्त्र उद्योग के बारे में लिखेंगे तो इस प्रक्रिया को जरूर लिख दीजिएगा कि रेशा, रेशा से सूत, सूत से आपका कपड़ा, फिर कपड़े से बन गया आपका वस्त्र जिसकी रंगाई और फिनिशिंग कर दी गई। तो ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो जो आपका वस्त्र उद्योग है, वस्त्र उद्योग में दो प्रकार के उद्योग आते हैं। एक आपका सूती वस्त्र आता है और एक आपका पटसन अर्थात जूट उद्योग आता है। जैसे आपने जूट की बोरियों आदि को सुना होगा, जूट की रस्सी आपने सुना होगा, ये चीज़ के बारे में बात करेंगे इसमें हम लोग। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग के बारे में आपको एक फैक्ट जानना चाहिए जिसे आप लिख लीजिए, बहुविकल्पी में आपसे पूछा जाएगा ये। पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना भारत में 1854 में मुंबई में हुई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए, कॉपी में कहीं अलग से लिखिए इसको। पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1854 में मुंबई में हुई थी, ठीक है ना, ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि हथकरघों का स्थान विद्युत करघों ने ले लिया है। हथकरघा का मतलब वही चरखा जिससे गांधी जी सूत काटते थे हाथ से चला चला कर, तो वो हथकरघा था। और उसका स्थान किसने ले लिया है? विद्युत करघा ने ले लिया है, मतलब उसी चरखे को अब बिजली के द्वारा चलाया जा रहा है। हथकरघा क्यों कहा गया था? क्योंकि उसको हाथ से चलाते थे। विद्युत करघा क्यों कहा गया? क्योंकि इसको विद्युत से चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि लगभग जो सूती वस्त्र हैं, सूती वस्त्र, उनका केंद्रीकरण गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। क्यों? क्योंकि इनको कच्चा माल मिलता है कपास से। किससे मिलता है? कच्चा माल कपास से मिलता है, और कपास काली मिट्टी में ज़्यादा होता है जो कि गुजरात और महाराष्ट्र में अधिक होता है। इसलिए इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं वो इसी गुजरात और महाराष्ट्र वाले एरिया में आपको मिलते हैं, ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें और कुछ जानने लायक बात है नहीं आपको। चुनौतियाँ क्या दिख रही हैं इसमें? चुनौतियाँ कह रहा है कि उस उद्योग को पुरानी मशीनों, अनियमित विद्युत आपूर्ति, कृत्रिम वस्त्रों से प्रतिस्पर्धा के रूप में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब ये हमारे सूती वस्त्र हैं, इनको परेशानियां क्या क्या हैं? तो पहली बात तो इनको मशीनें नई नहीं दी जा रही हैं, इनको सही ढंग से विद्युत नहीं दिया जाता है, और कृत्रिम वस्त्र आज के समय जो टेरिकाट के वस्त्र आते हैं बहुत सारे, ठीक है, नायलॉन के वस्त्र आते हैं, ठीक। तो नायलॉन के वस्त्र जो खींचने पर बहुत ज़्यादा तनते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि इन वस्त्रों के कारण इस सूती वस्त्र उद्योग को एक परेशानी का, चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए अब देखिए, आपको जूट उद्योग दिखा देते हैं। जूट उद्योग में बहुत ज़्यादा तो कुछ है नहीं, लिखा क्या हुआ है, भारत में पहली जो जूट की मील थी, भारत में पहली जूट की मिल, देखिए भारत में जो पहली सूती वस्त्र की मिल थी वो मुंबई में लगाई गई थी 1854 में। और जो जूट की मिल थी, जूट अर्थात पटसन, इसकी मिल जो थी कलकत्ता के निकट रिसरा में, मतलब पश्चिम बंगाल। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल, आप इसको लिखिएगा, पश्चिम बंगाल कोलकाता के रिसरा में लगाई गई थी। किस में लगाई गई थी? रिसरा नामक स्थान में 1859 में लगाई गई थी। आपको इसी बात को जानना है इसमें, और कुछ नहीं जानना है। उसके बाद देखिए, भारत पटसन का अर्थात जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन भारत में ये जूट प्रयोग हो जाता है, इसलिए भारत ज़्यादा निर्यात नहीं कर पाता है, इसलिए निर्यात करने में बांग्लादेश सबसे आगे, ठीक है। तो ये आपको पटसन या जूट उद्योग के बारे में जानना था। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि पटसन उत्पादक क्षेत्रों के समीप मिल स्थापित करने से परिवहन लागत कम हो जाती है। तो मैं आपको कल परसों की क्लास में ही बता चुका था कि जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए कच्चा माल यहाँ पे निकल रहा है, आपने उद्योग यहाँ पे लगा दिया, इतना दूर लाने में आपको बहुत खर्चा लग जाएगा, तो बेचेंगे आप कैसे? और महंगा बेचना पड़ेगा, जो कि आपको घाटे का सौदा होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद कह रहा है कच्चे पटसन को संसाधित करने के लिए नदी के जल की भारी मात्रा में आवश्यकता होती है। इसे जानते हैं क्या होता है? पटसन से जूट कैसे बनाते हैं? पहले इसको काटते हैं, काटने के बाद इसको पानी में दबाकर 1 से 2 हफ्ते के लिए रख दिया जाता है, पानी में दबाकर। उसके बाद इसको निकाल कर इसके रेशे को अलग करके जूट बनाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये जब बनाया जाता है ना बहुत बदबू करता है, इसलिए आप वहाँ पे जा नहीं पाएंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो सोचिए कैसे बनाने वाले लोग इसको बनाते होंगे, ठीक है। तो ये आपका है जूट या पटसन उद्योग, ठीक। अब आप देख लीजिए चीनी उद्योग के बारे में। किसके बारे में देख लीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए इसकी चुनौतियाँ क्या कह रहा है। चुनौतियाँ क्या कह रहा है इसमें, कि वही कहानी इसकी भी है कि कृत्रिम वस्तुओं से इसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कृत्रिम वस्तुओं से इसे चुनौतियों का
सामना करना पड़ रहा है। बाकी अन्य देशों से भारत के पटसन उद्योग को कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है। जैसे बांग्लादेश है, अपना अधिकांश मात्रा में निर्यात कर देता है, तो भारत को थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे देखिए, आपको चीनी उद्योग में क्या मिल रहा है। चीनी उद्योग में, तो चीनी उद्योग में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। गुड़ और खड़सारी, गुड़ मतलब वही जो राब के बाद गुड़ बना दिया जाता है। और जब प्रमुख चीनी मिलें हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं, बिहार में, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में, क्योंकि इन्हीं एरिया में जो गन्ना है उत्पादन ज़्यादा होता है, गन्ना उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आगे देखिए आप लोग, तो चीनी उद्योग के बारे में आपको यहाँ से पता चला। देखिए क्या लिखा गया कि चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ये सब बातें आपको भी ध्यान देने वाली नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, भारत में चीनी मिलें कहाँ कहाँ पे हैं। उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है और तमिलनाडु में है। तो इसमें आप देखिएगा, ये जो बिहार है, बिहार में बेतिया में, बेतिया में 1840 में एक चीनी मिल की स्थापना हुई थी। चीनी मिल की स्थापना हुई थी, जो भारत की पहली चीनी मिल थी। भारत की पहली चीनी मिल थी, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के प्रतापपुर, यह है देवरिया में। कहाँ है? देवरिया में। तो प्रतापपुर देवरिया में 1903 में चीनी मिल की स्थापना हुई थी। 1903 में चीनी मिल की स्थापना हुई थी। ये बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, ये आपके जानने योग्य बातें हैं। तो ये आपने देख लिया चीनी उद्योग के बारे में। कागज उद्योग आपके सिलेबस में है नहीं, बस एक बार ये देख लीजिए कि क्या हुआ था। 1867 में पहली सफल कागज मिल जो थी रॉयल पेपर मिल के नाम से स्थापित हुई थी कोलकाता में। ठीक है, बस आपको इतना ही जानना था, इसमें कुछ और जानने योग्य बात नहीं है। नहीं याद करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया जो कृषि पर आधारित हमारे उद्योग थे उनके बारे में। अब हम लोग चलेंगे किसके बारे में? खनिज आधारित उद्योगों के बारे में। तो खनिज आधारित उद्योगों में सबसे पहला आपका आता है लौह इस्पात उद्योग। तो खनिज आधारित उद्योग कौन है? ऐसे उद्योग जिनको कच्चे माल की प्राप्ति कहाँ से होती है? खनिजों से होती है, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। इसमें आता है आपका लोहा और इस्पात उद्योग। तो यह एक आधारभूत उद्योग है। कैसा उद्योग है? आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग मैंने बताया था कि जो अन्य उद्योगों के लिए आधार का काम करता है। मतलब यहाँ से जो लोहा बनता है वो गाड़ी उद्योग में, ऑटोमोबाइल उद्योग में, फैक्ट्री में, ये क्या बोलते हैं, मशीनरी उद्योग में कच्चे माल का काम करता है। तो इसीलिए ये एक आधारभूत उद्योग है। और चूंकि इसमें भारी सामानों का निर्माण होता है। कैसा निर्माण होता है? भारी सामानों का निर्माण होता है, इसीलिए इसे भारी उद्योग कहा जाता है। भारी उद्योग कहा जाता है। जो लोहा और इस्पात उद्योग है एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। कैसा उद्योग है? सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। ठीक है ना, आप इस बात को ध्यान में रख लेंगे। उसके बाद क्या कहा गया कि जो लौह और इस्पात उद्योग हैं अधिक मात्रा में उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे। कहाँ पर? जहाँ पर लोहे की अधिकता होगी, मतलब जहाँ पे लौह अयस्क ज़्यादा प्राप्त होंगे, जहाँ पे लौह अयस्क ज़्यादा प्राप्त होंगे। ये बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद देखिए कहाँ कहाँ पर है ये जगह, देख लीजिए ज़रा। जगह क्या क्या लिखी हुई है इनकी? जगह लिखी हुई है छोटा नागपुर का पठार, पश्चिम बंगाल का पठारी क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा और कर्नाटक और तमिलनाडु, क्योंकि यहाँ पे लौह अयस्क ज़्यादा मिलता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लौह इस्पात उद्योग की स्थिति के उत्तरदायी कारक। ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि लौह इस्पात उद्योग की स्थापना के प्रमुख कारक क्या हैं, अर्थात प्रमुख आवश्यकताएं क्या हैं। अगर कोई क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया जाता है तो किस चीज़ को देखा जाता है? किस चीज़ को देखा जाता है? तो सबसे पहले कि लौह इस्पात उद्योग वहाँ पर स्थापित किया जाता है जहाँ पर कच्चा माल आसानी से प्राप्त होता है। मतलब जहाँ पर लौह अयस्क आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, हम उन्हीं स्थानों पर लौह इस्पात उद्योग स्थापित करते हैं, जिससे परिवहन लागत कम हो जाती है, जिससे परिवहन लागत कम हो जाती है। दूसरा देखिए, लौह इस्पात उद्योग ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहाँ पर सस्ता श्रम उपलब्ध होता है, अर्थात जो मजदूर होते हैं वो कम पैसे में काम करने के लिए तैयार होते हैं। किसके लिए तैयार होते हैं जी? कम पैसे में काम करने के लिए तैयार होते हैं। उसके बाद
तीसरा क्या होगा, तीसरा कि लौह इस्पात उद्योग के लिए जल और विद्युत की नियमित आपूर्ति होनी चाहिए, नियमित आपूर्ति होनी चाहिए। इसीलिए आप जितने भी लौह इस्पात उद्योगों को देखेंगे वो सब कहाँ स्थापित किए गए हैं, वो सब नदियों के किनारे स्थापित किए गए हैं, याद रख लेना। वही नदियों के किनारे से इनको जल भी मिल जाता है और नदियों के पास ही बांध बनाकर जो विद्युत पैदा किया जाता है उसी से इनको विद्युत की प्राप्ति भी हो जाती है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये लौह इस्पात उद्योग ऐसी जगह स्थापित किए जाते हैं जहाँ पर बाजार नज़दीक हो, जिस तैयार माल को आसानी से सस्ते दामों पर बेचा जा सकता है। और जो लौह इस्पात उद्योग निर्यात करने की सुविधा रखते हैं वो अपने फैक्ट्री को अर्थात अपने कारखाने को समुद्री पत्तन के पास स्थापित करने का प्रयास करते हैं, जिससे उनका सामान आसानी से बंदरगाह के पास पहुंच जाए और वो उसे निर्यात कर सकें सस्ते दामों पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिर यहाँ पे आपको इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया दिखाई गई है, जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। क्या लिखा हुआ है इसमें, कह रहा है कि जो कच्चा माल होता है सबसे पहले उसे लेके आते हैं हम लोग कारखाने में। कहाँ से, खदान से निकलता है, खदान से निकाल कर लाते हैं उसे कारखाने में। फिर कारखाने में लोहा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, लोहा। कैसे होता है, लौह अयस्क को चूना पत्थर के साथ मिलाकर गलाते हैं, चूना पत्थर के साथ मिलाकर गलाते हैं और उसको कोक ईंधन के रूप में प्रयोग करके धातु मल को हटाया जाता है, धातु मल को हटाया जाता है, धातु मल जो कि उसमें अशुद्धि होती है उसे हटाया जाता है। फिर वहाँ से ढलवां लोहा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, ढलवां लोहा। मतलब यहाँ से जो आपको प्राप्त होता है पिघला हुआ लोहा, कैसा प्राप्त होता है, पिघला हुआ लोहा। इसको विभिन्न सांचे में डाल दिया जाता है। सांचे में डालने के बाद ये विभिन्न रूपों में ढल जाता है। जैसे आप मान लीजिए वो क्या बना रहे हैं, गुड़ बना रहे हैं, गुड़। तो गुड़ को आपने राब बना लिया, फिर उसको आप थाली में डाल दिए, थाली के जैसा बन जाएगा। लोटे में डाल दीजिए, लोटे के जैसा बन जाएगा। गिलास में डाल दीजिए, गिलास के जैसा बन जाएगा। तो आपने उसको ढाल दिया। इस प्रकार से उसे ढलवा लोहा कहते हैं। ठीक है, तो फिर ढलवा लोहे को फिर से गला दिया गया, ढलवा लोहे को फिर से गला दिया गया। उसमें मैग्नीज, निकिल तथा क्रोमियम उचित मात्रा में मिला दिया गया, उचित मात्रा में मिला दिया गया। फिर उसके बाद उसको रोलिंग किया गया, उसकी ढलाई और गढ़ाई की गई, जिससे आपका बन गया इस्पात, जिससे आपका बन गया इस्पात। तो इसका मतलब पहले कच्चे माल से लोहा बनाया जाता है, फिर लोहे में निकिल, मैग्नीज, क्रोमियम आदि मिलाकर क्या बनाया जाता है, इस्पात बनाया जाता है। तो ये है आपका इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये हमने देख लिया लौह और इस्पात उद्योग क्या है और उसके बाद इसकी आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं और इस्पात कैसे बन रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज का अगला टॉपिक हमारी स्क्रीन पर एल्यूमिनियम प्रगलन। एल्यूमिनियम प्रगलन मतलब एल्यूमिनियम उद्योग है। ये क्या है, एल्यूमिनियम उद्योग। तो क्या कह रहा है कि यह भारत का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। पहले नंबर पे तो आपको लोहा ही आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज लोहे का ही होता है। दूसरे नंबर पर एल्यूमिनियम का उद्योग होता है। क्यों, क्योंकि ये वजन में हल्का होता है, जंग रोधी होता है और ऊष्मा का सुचालक, बढ़िया सुचालक होता है। मोटे मोटे तार जो हमारे यहाँ पे जो भी बनाए जाते हैं सब इसी के तो बनाए जाते हैं। जो हमारा मेन सप्लाई आती है सब एल्यूमिनियम के तारों से ही आती है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद क्या कह रहा है, इसका प्रयोग किस लिए किया जा रहा है, हवाई जहाज़ बनाने में एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है, बर्तन और तार बनाने में एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है, याद रख लीजिएगा। जो कुकर कढ़ाई आप लोग यूज करते हैं एल्यूमिनियम की ही तो होती है ना, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि इसका जो प्रयोग है इस्पात, तांबा और जस्ता के विकल्प के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग महंगे होते हैं। क्या होते हैं, महंगे होते हैं, तो सस्ते रूप में इनको प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे बनाया जाता है। एल्यूमिनियम प्रगलन इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि बॉक्साइट को गलाकर एल्यूमिना बनाया जाता है, फिर एल्यूमिना से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इस बात को एल्यूमिनियम प्रगलन कहा गया, प्रगलन। ठीक है, तो देखिए क्या कहानी है इसकी, कैसे बनता है। जब आपको एल्यूमिनियम बनाना है तो सबसे पहले आपको बॉक्साइट लाना पड़ता है। कितना, अगर आप 4 से 6 टन बॉक्साइट लेके आते हैं तो उससे आपको 2 टन एल्यूमिना मिलता है और 1 टन एल्यूमिनियम मिलता है। सोच लीजिए कितना वेस्टेज है इसमें, 1 टन आपको एल्यूमिनियम मिलता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि एल्यूमिनियम संयंत्र है कहाँ कहाँ पर है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद इसके लिए 2 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, क्या हैं, देखिए।
सबसे पहले तो आपको कम मूल्य पर कच्चे माल की उपलब्धता चाहिए, तो सबके लिए है, क्योंकि आपको कम मूल्य पर कच्चा माल नहीं मिलेगा तो आपकी फैक्ट्री चल नहीं पाएगी। ठीक है। नियमित ऊर्जा की आपूर्ति, जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपको एल्यूमिनियम का शोधन करना होता है और एल्यूमिना से एल्यूमिनियम प्राप्त करना होता है, तो आप प्राप्त करते हैं विद्युत अपघटन की क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा प्राप्त करते हैं जी? विद्युत अपघटन की क्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं। ये बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर पता चला कि करंट ही नहीं मिलेगा तो विद्युत अपघटन होगा कहाँ से? इसीलिए ये हमारे लिए विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए आवश्यक रूप से जरूरी होता है। ठीक है। अगर जब आपको विद्युत ऊर्जा आवश्यक रूप से मिलेगी तभी इसका उद्योग आसानी से आपको स्थापित करने में फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, याद करिएगा। ये आप लिखिए उखिएगा मत, आपको ज़रूरी नहीं है, बस मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ कि आपको जानना चाहिए आपके सिलेबस में, तो सुने रहिए, कभी अगर भूले भटके आ गया तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है। रसायन उद्योग, तो रसायन उद्योग में देखिए क्या कहा जाएगा कि हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों का निर्माण किया जाता है। जैसे अकार्बनिक रसायनों में हमारा तेजाब, नाइट्रिक अम्ल, सोडा एस और कास्टिक सोडा शामिल है। सोडा एस और कास्टिक सोडा तो देखिए इसमें जो आपका सोडा एस शब्द यूज हुआ है ये क्या है? सोडा एस क्या है इसके बारे में आप लोग जानते हैं? ये है सोडियम कार्बोनेट, जिसे आप लोग धावन सोडा भी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट है सोडा एस। ठीक है। तो ये लोग हमारे लिए ज़रूरी तो होते हैं, जैसे तेजाब देखिए आपकी बैटरी में ज़रूरी होता है, और आपका जो सोडा एस है कपड़ा धोने वाले के लिए सर्फ में लगाया जाता है। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, साबुन बनाने में प्रयोग होता है, साबुन बनाने में प्रयोग होता है। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, अकार्बनिक रसायनों में जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका प्रयोग उर्वरक बनाने में करते हैं, फिर कृत्रिम वस्त्र बनाने में करते हैं, प्लास्टिक बनाने में करते हैं। ठीक है। और डाई बनाने में करते हैं। फिर नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा एस का प्रयोग कांच, साबुन, शोधक या अपमार्जक कागज में प्रयोग होने वाले के लिए रसायन है। तो आप इसकी बात को इसको लिख लीजिएगा, इतना ये आप लिख सकते हैं इतने को। ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कार्बनिक रसायनों में जो पेट्रो रसायन शामिल है। क्या शामिल है? पेट्रो रसायन, जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयाँ और औषधि रसायन बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। औषधि रसायन बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे उद्योग कहाँ पर हैं? तेल शोधनशालाओं के पास स्थापित किए गए हैं। किसके पास? तेल शोधनशाला, क्योंकि वहाँ से जो हमारे पेट्रोलियम के उत्पाद निकलते हैं, जो वेस्टेज निकलते हैं, उसी से इनको बनाया जाता है, उसी से इनको बनाया जाता है। ठीक है ना, ये बात को आपको ध्यान में। तो देखिए ये जो पेट्रो रसायन चीज़ें हैं, पेट्रो रसायन चीज़ें, इनको बनाने के लिए पेट्रोलियम से ही बनाया जाता है। इसीलिए जो पेट्रोलियम अर्थात तेल शोधनशालाएँ हैं उनके पास ही ऐसे उद्योग स्थापित किए जाते हैं। इसमें आपने नायलॉन सुना होगा, नायलॉन के कपड़े, तो नायलॉन के कपड़े इसी पेट्रो रसायन से ही बनते हैं, याद रख लीजिएगा। जो नायलॉन के कपड़े हैं वो इसी पेट्रो रसायन से ही बनते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए कृत्रिम वस्त्र, जो आपका कहा गया नायलॉन का ही है। कृत्रिम रबर, एक्रिलिक रबर भी होता है एक, प्लास्टिक इसी से बनाए जाते हैं, बहुलक, ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग को। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने पेट्रो रसायन उद्योग से बनाई जाती हैं। ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं हम लोग मोटर गाड़ी उद्योग, देख लीजिए। तो ये खनिज उद्योग कैसे हुआ जी? वही तो मैंने बोला आपसे कि जो लौह इस्पात उद्योग से लोहा आदि बनता है वो मोटर गाड़ी उद्योग में ही तो काम आता है। ठीक है। तो बस ये चीज़ें हैं इसके बारे में, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी नहीं है, इसमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, इस पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं। हमारे यहाँ बहुत सारी मोटर गाड़ी उद्योग हैं, जैसे आपको टाटा देखने को मिल जाएंगी, महिंद्रा देखने को मिल जाएगा। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, सुजुकी भी देखने को मिल जाएगा। ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम अपने उत्पाद को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बेचते हैं। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, इसके माध्यम से ही लगभग इस्पात बेचा जाता है। और यहाँ पे देश का पहला सीमेंट कारखाना 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। सीमेंट आपके सिलेबस में है नहीं, इसीलिए इसको याद करने की ज़रूरत है नहीं, वैसे आप अपनी कॉपी में एक बार इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए लास्ट वाला पॉइंट आज आपको देख लेते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। तो कह रहा है सूचना प्रौद्योगिकी, जिससे हमको विभिन्न सूचनाएं मिलती हैं, जैसे आपका टेलीविज़न हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया आदि। ठीक है।
और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ये सब इलेक्ट्रॉनिक सामान ही तो हैं। तो ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविज़न तक, टेलीफोन एक्सचेंज, पेजर, राडार, कंप्यूटर, दूरसंचार उद्योग, इन सब के लिए कच्चे माल कहाँ से मिलते हैं? खनिजों से ही तो मिलते हैं, खनिजों से ही मिलते हैं, याद रखिएगा। और इनके लिए सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? बेंगलुरु। अर्थात बेंगलुरु को आईटी हब कहा जाता है, आईटी हब कहा जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी का हब कहा जाता है। लगभग सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी चीज़ें बेंगलुरु में ही बनाई जाती हैं। बेंगलुरु में को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सिलिकॉन वैली अमेरिका में एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर बड़ी बड़ी टेक कंपनियां जैसे गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब कंपनियां जो हैं उसी सिलिकॉन वैली में ही हैं। इसीलिए बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, क्योंकि भारत के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हैं, सेंटर हैं, वो सब कहाँ पे हैं? बेंगलुरु में ही हैं। ठीक है ना, ये बात को आपको ध्यान में रख लेना है। फिर देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र हैं जो मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ है। आपको इसके बारे में कुछ जानना नहीं है, ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। हमारे यहाँ नोएडा में भी अब इसको स्थापित किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में। तो इसमें आपको बस इतना ही जानना था और आज के लिए बस इतना ही है, और हम लोग बाकी चीज़ें कल की क्लास में करेंगे। कल की क्लास हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगी, जो हिंदी के साथ साथ सोशल साइंस के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। ठीक है ना, तो कल की क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं कल की क्लास में। हंसते रहिए, हंसाते रहिए और पढ़ते रहिए तथा पढ़ाते भी रहिए। चलिए, गुड बाय।